हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संकल्प इंस्टीट्यूट में। मैं रवि प्रताप सिंह और आपको यहाँ पे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हमने आपको ऑलमोस्ट जो भी आपका अपना प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड, वो सारे फैक्ट्स हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमने पिछली क्लास में शुरू किया था क्या टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। उसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं ना, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको हम बोले तो हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन? पिछली क्लास में हमने आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के फीचर्स, क्या क्या ज्योग्राफिकल था, कैसे उसका विकास था, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, क्या क्या उसके सिम्टम्स थे, क्यों उसका भौगोलिक आकार कैसा था, भौगोलिक आकार कैसा था, किस हिसाब से इसका निर्माण हुआ, इसका कार्यकाल कैसा था, कैसे ये पता हो गया, सारी चीजें भी हमें पढ़नी है ना। इसके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक प्रणाली हमने को पढ़ना है। इसका कार्यकाल हमने आपको बता दिया था, है ना। क्यों बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक विकसित सभ्यता थी और सबसे प्राचीन थी। जब तक ये सभ्यता नहीं खोजी गई तब तक इसके पहले इसकी प्राचीन सभ्यता और वो थी मेसोपोटामिया और की सभ्यता थी। इसका कार्यकाल कितना बता था? 2350 से 1750 BC। क्लियर? इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि इसका आकार, भौगोलिक आकार कैसा था, हमने बोला था इसका भौगोलिक आकार कैसा था? ट्रायंगुलर से। कैसा था? ट्रायंगुलर से, है ना, कैसे था ना। उत्तर में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्थल पाया गया आपने? मांडा। दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर, नर्मदा के मुहाने पर कौन सा था? दायमाबाद ना, दायमाबाद। पश्चिम में बलूचिस्तान, जो मकरातक का क्षेत्र था। बलूचिस्तान तो वर्तमान में पाकिस्तान है। ये समुद्री कोस्ट, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में सी कोस्टल रीजन में स्थित है। सी कोस्ट। यहाँ पे शहर का कौन सा था? सुत्का केंद्र। क्या था? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्थल यहाँ पे खोजा गया बलूचिस्तान में, उसका नाम है सुत्का केंद्र। सुत्का केंद्र। ये पश्चिमी भाग में सिंधु घाटी सभ्यता का। पूरब की ओर चले, पूरब में उत्तर प्रदेश में जो शहर प्राप्त हुआ है आपका आलमगीर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऑलमोस्ट क्या है, स्थल है। उत्तर में आपसे पूछा जाए बताएंगे आप, जम्मू कश्मीर में जो शहर प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का वो है आपका मांडा, याद रखिएगा। दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर दायमाबाद स्थल है। पश्चिम में समुद्री तट पर स्थित है बलूचिस्तान, और ये समुद्री तट का नाम है मकरान तट। क्या नाम है? मकरान कोस्ट। ठीक है। भारत में हर समुद्री तट का अपना अपना नाम है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे बलूचिस्तान समुद्री तट पर स्थित है जिसका नाम मकरान तट, और वर्तमान में पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो शहर सिंधु घाटी सभ्यता का है पश्चिमी दिशा में प्राप्त हुआ, उसका नाम है सुत्का केंद्र। ठीक है। पूरब में यदि बात करिए तो पूरब में हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल प्राप्त हुआ वो है आलमगीर। ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए कि जैसे मान लो सपोज भारत के कितने राज्य ऐसे हैं, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कितने राज्य जो समुद्री सीमा बनाते हैं या समुद्र से जुड़े हुए, क्वेश्चन कई बार आता है।
हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर टचेस विद द सी कोस्टल रीजन? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा से संबंधित है, समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं? राजस्थान शुरू हो जाएगा। राजस्थान समुद्री सीमा से गुजरात से कितने राज्य टोटल? गुजरात में आता है। पश्चिम में आप जाइए, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तीन तो ये होगा पश्चिम के, केरल, ठीक है। इसके बाद आइए दक्षिण में आपका कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। कितने हुए? है ना। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं टच, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक भी करता है ना, करता है। कर्नाटक में नहीं करता है। तो ये पूरे जो है अगर 9 राज्य है, कितने राज्य बोले? 9 राज्य, 9 राज्य जो भारत में समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा ओवरऑल आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मतलब द शेप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एज अ ज्योग्राफिकल कंडीशन इज इन शेप ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। त्रिभुज बना हुआ है, तो ये आप याद कर लीजिए। बाकी इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 12 एरिया की बात करिए 600 वर्ग किलोमीटर। एरिया की बात करिए कितना हो जाएगा? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 6 स्क्वायर किलोमीटर। हमेशा कभी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप इस तरह से याद रखें, 12,99,600। अगर ऐसे याद करोगे 12,99,600 तो बहुत होता है, सॉल्व करो 12,99,600। तो ये क्या एरिया है इसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी? फॉरमोस्टली हु गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताइए, सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन। Charles Mason gave the foremost information of this civilization. इसको नोट कर लीजिए। चार्ल्स मैसन ने स्टार्ट करना 1826 का 1826 में इसकी जानकारी दी। In 1826 चार्ल्स मैसन gave the information of Indus Valley civilization। लेकिन उन्हें किस क्षेत्र की जानकारी दी थी? किस हड़प्पा, किस स्थल के बारे में बताया था? हड़प्पा। इन्होंने बताया कि एक सभ्यता है जो जिसका पतन हो चुका था और एक तरह से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और उसके साक्ष्य की जानकारी सबसे पहले इन्होंने दी थी, जिसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको खोजा गया, और उसको खोजने का श्रेय जाता है, वो हम आपको बात बताएंगे, एएसआई के अध्यक्ष थे कौन थे? सर्जन मार्सन। सर्जन मार्सन की अध्यक्षता में जो है इसकी खुदाई हुई। लेकिन अगर देखा जाए कि जानकारी किसने दी तो चार्ल्स मैसन, ठीक है, 1850। अब हम ये बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक कार्यकाल है 2350 से लेकर 1550 ईसा। तो हम ये कैसे मानते हैं, कैसे पता करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग इतना समय था, ये समय तक यहाँ पे विद्यमान थी या कैसे इसका जस्टिफाई करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमने विधि बताई कौन सी? हाँ, कार्बन C14 है ना, इसको कार्बन डेटिंग C12 कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ का सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो पाई जाती है कार्बन की। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा भी इसी की है। तो जब चीज आप कोई चीज खोदते हो या मिट्टी को खोदने के काम में मतलब खोदते हो, तो उसमें जो भी चीजें मिलेगी उसकी 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 आधार पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। तो कार्बन जो है सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन। जो भी साक्ष्य मिलेंगे तो कार्बन के आधार पर हम पता लगा लेंगे कि उसका कार्यकाल लगभग कितने वर्ष पहले ये थी या यहाँ पे पाई गई थी। तो इसका भी पूरा हम वेरीफाई करते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं, उसको माध्यम से करते हैं कार्बन से, ठीक है। हमने आपको बताया था कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने जो है यहाँ पे इसका पता लगाया है ना, जानकारी दी 1826 में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 1921 में सबसे पहला शहर जो खुदाई के दौरान हमें मिला है वो है हड़प्पा। कौन है? वर्ष 1926 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एएसआई 1926 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा
भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व, जिसको हम बोलते हैं ASI। क्या बोलते हैं? ASI एक विभाग है ये। इसका मतलब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि आर्कियोलॉजी, आईएएस में कई बार पूछा गया, पहले बार पहले पूछा गया है, पीसीएस में भी आ चुका कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस मंत्रालय के अधीन है। देखिए, द ASI इज अ डिपार्टमेंट कम्स इन विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किस मंत्रालय के अधीन है? बताया था आपको, बताइए। वो तो पुरातत्व है, आर्कियोलॉजिकल मतलब ये पुरातत्व है ना, सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण इसको बोलते ही हैं। तो ये किसके द्वारा आता है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो भी चीज साक्ष्य, जो भी खुदाइयां होती है, जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो ASI के माध्यम से होता है। आपने देखा हो जितने भी भारत में मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सभी की देखरेख करने की जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ASI की है। चाहे वो आपका लाल किला हो, मतलब आपके खैर प्राइवेटाइजेशन हमने कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में कर दिया है, लेकिन मोस्टली इंडिया में अभी तक ASI के अंडर में जितनी फोर्ट है इंडिया में, सभी ASI के अंडर में। आप कभी कोई भी ऐतिहासिक जगह घूमने जाइए, जो आपका टिकट बनता है, जो टिकट आपको मिलेगा, वो टिकट पे ASI जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो ASI के अंडर में सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्थल सभी इसी का। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शहर कौन सा प्राप्त हुआ 1921 में? 1921 में जो हमें शहर प्राप्त हुआ है हड़प्पा। हड़प्पा के साक्ष्य, या हड़प्पा 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इस विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगर पूछा था उस समय 1921 में आर्कियोलॉजिकल के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे सर जॉन मार्शल। क्लियर? सर जॉन मार्शल इज द चेयरमैन। ठीक है, इसके चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के निर्देशन में या इन्हीं की अध्यक्षता में इसका पता लगा, इसका हड़प्पा का। ठीक है, इसका पता लगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पा कल्चर, सॉरी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा कल्चर है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, संस्कृति तो बात नहीं, पहले सभ्यता बनी। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जो भी फाउंडर्स, जो भी एक्सकवेटर, फाउंडर्स तो नहीं कहेंगे, इतिहास में जब किसी चीज की हम खुदाई के दौरान साक्ष्य मिलता है उसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं निर्माता, लेकिन बट इंग्लिश में बोलते हैं एक्सकवेटर। क्या होते हैं? एक्सकवेटर। एक्सकवेटर मतलब जो भी साक्ष्य को खुदाई के दौरान मिलते हैं, जो मतलब खुदाई की होगी, जो भी को मिला होगा, तो जितने भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी निर्माता भी आप पढ़ोगे, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, गालीपुर है, तुर्कालीपुर है, दायनाबाद है, आलमगीरपुर है, बहुत सारे अभी स्थल पढ़ेंगे हम। लगभग ऑलमोस्ट ऐसा पता लगाया गया कि अभी तक इसके लगभग 1600 स्थल खोजे जा चुके हैं। 1600 मतलब कैसे? हाँ, लेकिन अभी आपको 1600 नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट पढ़ना। और सभी की कोई ना कोई एक्सकवेटर है, किसी ना किसी ने उसकी खोज की है, खुदाई का। तो मतलब यहाँ पे है कहने का मतलब कि इनके जो भी निर्माता है, उन्होंने जो इसकी खोजने का जो आधार है, पता लगाने का आधार क्या है, वो तो आई वर्मा ने कार्बन
पे जो इनका जो मुख्य आधार था खुदाई के दौरान साक्ष्य का पता लगाने का, वो थे कंकाल। क्या थे? कंकाल। कंकाल मतलब स्केलेटन। क्या था? कंकाल मतलब स्केलेटन, मतलब कंकालों के माध्यम से क्योंकि जब खुदाई करी होगी तो हो सकता पशु कुछ ना कोई कंकाल मिले, तो कंकालों के माध्यम से निर्माताओं ने सभ्यता का पता लगाया। ठीक है, इस बात को सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल था। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल है। To determine the Indus Valley civilization, the most important resource of the excavator were skeleton. Most important resource of the excavator were skeleton. ठीक है, मतलब जो भी इन्होंने पता लगाया, जो भी उनका निर्धारण किया, आधार बिंदु बताया, उसको कंकाल को, तो जब खुदाई की होगी तो कंकाल मिलोगे। कंकाल से इन्होंने निर्धारण किया कि इसमें ये इनका क्षेत्र था या यहाँ पे लोगों की खासियत थी या ये सारी, तो इससे इन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें सर्वाधिक कंकाल, ये क्वेश्चन बता सकते हैं ना। द मैक्सिमम स्केलेटन्स वर फाउंड फ्रॉम व्हिच प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा कंकाल कहां से प्राप्त हुए, किस शहर से, किस स्थल से? तो उस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। मूवी बनी है ना, इंग्लिश में बोल सकते हो मोहनजोदड़ो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये मूवी बन चुकी है ना। तो मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा स्थल और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है तो मोहनजोदड़ो। अभी आप पढ़ोगे, हम एक भी स्थल के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, कहाँ पे स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है, किसने खोज की, कब की, क्या क्या खासियत थी, है ना। तो मोहनजोदड़ो से क्या सबसे ज्यादा कंकाल मिले। ठीक है, द मैक्सिमम स्केलेटन वर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। अभी बताओ सबसे ज्यादा कंकाल क्यों मिले? वहाँ सबसे अधिक लोग रह रहे हो, वहाँ मतलब मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप समझेगा कि और वहाँ पे दफनाने का ऐसा था, जैसे आपने देखा होगा शहरों में जब कोई खत्म हो जाता है तो एक नगर निगम द्वारा एक आपका, जिसको आप आज वर्तमान में क्या बोलते हैं, स्वर्गधाम बोलते हैं ना, मतलब आपने व्यक्ति को क्रिमेट किया शमशान घाट, तो हर शहर में इसी प्रकार से मैक्सिमम सबसे ज्यादा लोगों को जो दफनाने का, सर्वधाम का जो अंतिम संस्कार होता है वो करने का प्रावधान था, वो यही था। तो यहाँ पे टीला बन गया था, मतलब लोग इतना ज्यादा यहाँ पे लोगों को दफनाते थे, जितना उनका अंतिम संस्कार करते थे, वो टीला बन गया, जिसको बोलते थे माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड मतलब हिंदी में मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। तो इसीलिए सबसे ज्यादा करना भी, जब अधिक से अधिक नंबर ऑफ क्रिएटिविटीज बॉडी की यहाँ पे होगी, है ना, अंतिम संस्कार ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो टीला बन जाएगा, उसी को बोल दिया गया माउंड ऑफ डेड। क्लियर? तो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट बोल रहा है कंकालों के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। कंकालों से यह प्राप्त हुआ है, कंकालों के परीक्षण से यह प्राप्त हुआ है, या कंकालों से यह प्राप्त हुआ है कि यहाँ 4 प्रजातियां निवास करती थी। It is examined that with the help of the skeleton, there were 4 races were found. 4 races प्रजातियां होती है, हमने आपको बताया, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेस वर्ड है। रेस मतलब होता है प्रजाति। सबसे पहले जब मानव आया था, इतिहास की शुरुआत पे जाओ, सबसे पहले जब मानव आया था तो किसमें आया था? कौन सा युग था? युग कौन सा था? प्लेस्टोसीन, जिसको हम बोलते हैं अभिनूतन काल। कौन सा काल था? अभिनूतन काल। लेकिन जब मानव आया प्लेस्टोसीन युग में, तो उस मानव को क्या कहते थे?
होमोनिड्स, जिसको आदिम कहते थे, बाद में भी था ना। लेकिन जब भारत में आया तो भारत में कहाँ पे पाया गया था? शिवालिक पहाड़ियों, शिवालिक घास पे। तो यहाँ पे जब पाया गया तो उसको क्या बोला गया था? रामापिथेकस। होमोसैपियंस नहीं, रामापिथेकस। क्या बोला गया? रामापिथेकस। तो मानव सबसे पहले किस फॉर्म में आया? प्रजाति रूप में। प्रजाति से वो जब जब धीरे धीरे वो सिविलाइज होता गया तो क्या बन गया? क्या बना? जब उसने कास्ट का रूप धारण कर लिया, यही तो हुआ ना। प्रजाति से ही तो जाति बनी, और जातियों से क्या बनी? सबकास्ट बनी, जिसको बोलते हैं उपजाति। ठीक है। और जो लोग जातियों में नहीं हो पाए, जो सिविलाइज नहीं हो पाए, वो क्या बन गए? ट्राइब्स बन गए। यही है ना। आज बहुत सारे इंडिया में ट्राइब्स पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्राइब्स पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया क्या? है ना, समझ में आया? तो क्या हो गया? ट्राइब्स। तो मानव जो पहले भटकता रहता था वो ट्राइब्स के रूप में था। और आज भी बहुत सारे ऐसे रीजन है, जैसे आप देख लो मध्य प्रदेश में आप देख लो सबसे जनजाति पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर जाओ तो अंडमान निकोबार में, है ना। आपका जो पूर्वी राज्य है जैसे 7 सिस्टर है, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ट्राइब्स देखने को मिलेगी। जो अनडेवलप्ड स्टेट है वहाँ पर ही सबसे ज्यादा पाई जाएगी। नहीं, जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हो गई, फॉरेस्ट हो गई, हाँ, रिवर घाटियां हो गई, पहाड़ी पर्वत हो गई, हिल्स माउंटेन रीजन्स हो गई, वहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में आपको डिटेल्स में चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, जनजाति शब्द का प्रयोग किसने किया, किस आर्टिकल में दिया। आज आपने देखा होगा कि हमारा संविधान में जो है अलग से एक आयोग बना है, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग है और अनुसूचित जाति आयोग अलग है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन इज वर फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देम। क्लियर? कि मतलब उनका जो है एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके ना। किसी भी देश में ये तो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं ना कि हमारे देश के हर वर्ग के लोगों का विकास हो। विकास कब होगा? जब आप किसी को आर्थिक समानता दोगे, सामाजिक समानता दोगे और राजनीतिक समानता। जब ये स्टेटस किसी के फुलफिल हो जाएगा तभी उस देश को आप एक डेवलप या एक तरह से एक लोकतांत्रिक देश कहेंगे। अदरवाइज क्लियर? तब तक ये हम चर्चा क्या कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी प्रजातियां देखने को मिलती है? 4। वो किस आधार पे? स्केलेटन के आधार पे। और स्केलेटन सबसे ज्यादा कहां से मिले? वहां से ना। अब कौन कौन सी प्रजातियां हैं? सबसे पहली प्रजाति में आपको बताई थी भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। ये भी एक मतलब भूमध्य सागर है। मेडिटेरेनियन क्या है? एक भूमध्य सागर है, जिसको हिंदी बोलते हैं भूमध्य सागर। तो मानव जब ये प्रजाति विश्व में आई तो सबसे पहली बार प्रजाति कहाँ पे आई? अफ्रीका में। अफ्रीका में वो प्रजाति मेडिटेरेनियन सी के पास मिली। मेडिटेरेनियन सी आप कहाँ पे फिट करोगे? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। जब आप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप और एक तरह से यूरोप महाद्वीप भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो वहां पे मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी में जो प्रजाति यहाँ पे निवास कर रही है ना, तो उसका नाम ही क्या रख दिया उन्होंने? मानो यहाँ पे आ गया तो उसको बोल दिया गया मेडिटेरेनियन सी। तो इस प्रजाति को क्या बोल दिया गया? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। दूसरी प्रजाति कौन सी थी? ऑस्ट्रोलॉइड, है ना। ऑस्ट्रोलॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ सकते हो? ऑस्ट्रोलॉइड बोलेंगे। ये किससे रिप्रेजेंट है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? पृथ्वी का सबसे एंड कहा जाता है। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पे मानव निवास करता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई मानव निवास करता ही नहीं है ना। कितनी कॉन्टिनेंट है दुनिया में? 7। तो 6 कॉन्टिनेंट है जिसपे ह्यूमन बींग्स सर्वाइव करता है। अंटार्कटिका में कोई करते ही नहीं। अंटार्कटिका में तो वर्तमान में रिसर्च सेंटर बना दिया है। जैसे भारत का कुछ है, हिमालय है ना, भारती है, मैत्री है। तो ये क्या है? तो वहाँ पे सच है रिसर्च सेंटर अनुसंधान बना दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जब प्रजाति पहुंच गई तो उसको बोल दिया था ऑस्ट्रोलॉइड। क्या बोल दिया? ऑस्ट्रोलॉइड। तीसरी प्रजाति कौन सी है? एल्पाइन, है ना। ये तीसरी प्रजाति की जो यहाँ पे उसका नाम क्या था? एल्पाइन। ठीक है। और चौथी कौन सी है? मंगोलॉइड। कौन सी थी भाई? बोले थी मंगोलॉइड थी ना। मंगोलॉइड चौथी मंगोलॉइड। ठीक है। मंगोलॉइड के बारे में आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है। मंगोलॉइड समझ सकते हो? मंगोलिया रिप्रेजेंट होगा। मंगोलिया आपने इतिहास में देखा होगा
आज भी एक जो देश मंगोलिया बना है पूरा कैसा देश है, पूरा लैंडलॉक कंट्री से, कैसा लैंडलॉक जिसको आप बोलते हैं भूमिगत देश, चारों भूमि से स्तर से गिरा हुआ होता और उसको बोलते लैंडलॉक कंट्री। जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, उज्बेकिस्तान, भूटान, ये ऐसे देश जिनकी सीमाएं किससे, जल से या सागर से स्पर्श ना हो जाए, ऐसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री। अब आप देखिए कि मंगोलॉइड है बहुत छोटा सा देश, ये थोड़ा इतिहास की बात कर रहे हैं। पता है आपको इसका जो मतलब इस देश को जो बनाया, जिसने स्टैब्लिश किया, कौन था? आपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, मिडिल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़ोगे मिडिल हिस्ट्री में कि दिल्ली सल्तनत में कितने वर्ष थे? 5, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, है ना। तो वहां पे सबसे ज्यादा, आप मूवी तो देखी होगी पद्मावत, अरे देखिए रणबीर कपूर ने जो, रणबीर सिंह ने जो उसका किरदार निभाया अलाउद्दीन, तो आपने देखो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के कार्यकाल से शुरू हो चुके थे। लेकिन पहली बार भारत में यदि किसी व्यक्ति ने मंगोलों का सामना किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को सफलता तो मिली, लेकिन वो पूर्ण रूप से मंगोलों का दमन नहीं कर सका। और मंगोल अपने आप में बहुत, इनके पास बहुत अच्छी न्यू टैक्टिक्स थी युद्ध प्रणाली की, मतलब गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट थे। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा अच्छा शासक था जिसका नाम था चंगेज खान मंगोलिया को, अगर आप आज मंगोलिया की जनसंख्या देखो तो ऐसा कहा जाता, हम नहीं कहते, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि मंगोलिया जो देश आज बसा हुआ है वो चंगेज खान के द्वारा ही बसा हुआ है। मतलब जितने भी उसके जनसंख्या, सभी उसके पुत्र पुत्रियां, नाती पोते हैं, जो भी जनसंख्या में है, मतलब उसको कई सारी शादियां की थी, बहुत सारे विवाह किए थे। किसने? चंगेज खान। चंगेज खान मंगोल कोई शारीरिक रूप से कोई ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत नाट्य करता था, लेकिन युद्ध प्रणाली में अच्छे को मार मतलब सामना कर लेता था, क्योंकि उसको दोनों हाथों में तलवार चलाने में एक्सपर्ट था। तो मंगोलों की जो रणनीति बहुत अपने डिफरेंट थी, तो इसीलिए हम जो प्रजाति देखने को मिली कौन सी हुई? मंगोलॉइड। ठीक है, तो ये 4 प्रजातियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपके लिए करंट का क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि भारत ने सागरमाला प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया था। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।